किसी कहानी को समझने के लिए उन लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है जो इनके पात्र हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में डूब जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। इससे हमारी टीम को हौसला मिलेगा और हम आप तक एक और बेहतर कहानी ला पाएंगे। आपने प्रथम पार्ट में देखा कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के कारण किस तरीके से एक परिवार का बंटवारा हो जाता है, लेकिन असमंजस की स्थिति तब पैदा होती है जब 11 साल के बच्चे से पूछा जाता है कि वो पाकिस्तान में रहना चाहेगा या हिंदुस्तान में। अब आगे 11 साल का बच्चा आखिर फैसला करता भी तो क्या करता। उसके लिए तो पाकिस्तान जाना मेला घूमने जाने जैसा था और वो अपने चाचा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फिर वो दिन आ गया जब हलीमू पाकिस्तान जाने के लिए निकल पड़ी। वो गांव के लोगों से मिल मिलाप कर रहे थे और इधर आबिद अपनी बहन आबिदा से मिलने पहुंचा। आबिदा की आंख में आंसू थे और हाथ में ऊन की सलाई। वो आबिद के लिए स्वेटर बुन रही थी जो अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने आबिद को आगे से स्वेटर नापते हुए कहा, तेरा स्वेटर तो पूरा करने दे, अभी तो ये अधूरा है, देखूं तुझे छोटा तो नहीं पड़ेगा। और चची अगर 1-2 दिन और आप रुक जाएं तो मैं इसके लिए स्वेटर तैयार कर दूं। नवंबर महीना है, इसे ठंड लगेगी। चची ने कहा, आबिदा बेटा हम अब नहीं रुक सकते, तुम्हारे चचा ने मन बना लिया है। मेरे पास आबिद के लिए स्वेटर है, जब हम पाकिस्तान से वापस आएंगे तब तुम आबिद को पहना देना। आलिम मियाँ जान रहे थे कि इसकी चची इसे झूठा दिलासा दे रही हैं, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। तभी आबिद ने कहा, मेरा स्वेटर पूरा बना के रखना, मैं जब आऊँगा तो उसको पहन के दिखाऊँगा तुम्हें। मेरे लिए और भी स्वेटर बना देना, मैं सब रंगों के स्वेटर पहनूँगा। तुम्हारे हाथ के बनाए स्वेटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तभी चचा सबसे मिल मिलाप कर आ जाते हैं और स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं, जो घर से करीब 2 किलोमीटर साहजीपुर हाल्ट था। उन्हें पहुंचाने के लिए आलिम मियाँ और आबिदा भी स्टेशन पर आ गए। आबिदा इसी उधेड़-बुन में थी कि कल रात अगर उसे नींद ना आती तो आबिद का स्वेटर पूरा हो जाता और उसे वो स्वेटर पहनकर बहुत अच्छा लगता। पैसेंजर ट्रेन आ जाती है। हलीम खां अपनी बीवी के साथ आबिद को लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। आबिद जाते जाते फिर आबिदा से कह के जाता है, दीदी यहीं रहना, कहीं जाना मत, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा, वादा करो मेरा स्वेटर तब तक तैयार हो जाएगा। आबिदा के मुंह से वादा है और आंखों से आंसू एक साथ निकलते हैं। ट्रेन की सीटी आवाज़ देती है और फिर ट्रेन वहाँ से छूट जाती है। आलिम मियाँ बेटी आबिदा को लेकर फिर से घर आ जाते हैं। जैसे तैसे दिन गुजरता है, 1-2 दिन तो बिना खाए ही गुजारा हो जाता है, लेकिन उसके बाद आलिम मियाँ खुद ही खाना बनाते और बेटी को खिलाते और इधर आबिदा सिर्फ स्वेटर ही बुनती रहती। उसे लगता कि भाई के आने से पहले उसके पसंद का स्वेटर बन जाना चाहिए। दुख तो आलिम मियाँ को भी कम नहीं था, लेकिन बेटी की वजह से वो अपना दुख छुपा के रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। असीम दुख और पीड़ा के साथ ही कई रोगों ने भी आलिम मियाँ को जकड़ लिया। साल भर भी नहीं बीता होगा कि उनकी मौत हो गई। अब आबिदा अकेले हो गई थी, ना ही अब्बू, ना ही चचा जान, ना ही भाई, सिर्फ साथ में था तो 2 सलाई और ऊन। गांव के लोगों से भी उसका दुख न देखा जाता तो वो उसे खाने पीने के लिए कुछ दे जाती। आबिदा सोचती रहती कि इससे अच्छा तो वो पाकिस्तान चली गई होती। अब तो सिर्फ उसे इंतज़ार ही करना था। दिन बीतते गए, उम्र बढ़ने लगी, लेकिन उसे तो धुन सवार थी स्वेटर बुनने की। अब तो लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। आबिदा पागल हो गई है, लेकिन उसे लगता था कि उसका भाई आएगा और स्वेटर पहनेगा। उस पगली को तो ये भी एहसास नहीं रहा कि अब उसका आबिद बड़ा हो गया होगा। धीरे धीरे जब आबिदा घर पर आबिद के इंतज़ार में मायूस होने लगी तो उसने सोचा कि शायद मैं गलत हूँ। आबिद ने तो मुझे स्टेशन पर रुकने के लिए कहा था और मैं यहाँ चली आई। वो मेरा वहीं पे इंतज़ार कर रहा होगा, उसे घर का रास्ता भी तो नहीं पता।
शायद आबिदा के पागल होने का ये पहला सबूत था। गांव वाले जान चुके थे कि इन हादसों ने आबिदा की मानसिक स्थिति खराब कर दी है। सही को समझाया जा सकता है, लेकिन पागल को कौन समझाए। आबिदा स्टेशन पर आ गई और आबिद का इंतजार करने लगी, साथ में सिर्फ 2 सलाई और ऊन। स्टेशन पर जो भी आता जाता वो सबका नाप लेती रहती और पूछती कि आबिद को ये स्वेटर आएगा या नहीं। लोग उसे पागल समझने लगे थे। कोई कुछ खाने के लिए दे देता तो कोई उसे देखकर पत्थर मारता। एक दिन जब सुबह होती है तो वहाँ स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वो पागल अधेड़ औरत की मौत हो गई। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ के लोगों की दुर्दशा के दिन भी शुरू हो गए, क्योंकि उसकी आत्मा अब इस स्टेशन पर आबिद का इंतजार करने लगी। ठीक उसी रात तकरीबन 2:30 बजे मुगल सराय पैसेंजर स्टेशन पर आकर रुकती है। ये रात की अंतिम ट्रेन थी। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। रात घनी थी। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें उस रात को और डरावना कर दे रही थी। तभी ट्रेन से 2 लोग के उतरने की आवाज़ से स्टेशन की चुप्पी टूटती है। इधर स्टेशन मास्टर, जो अंतिम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, अपना झोला बांध साइकिल निकाल रहे थे घर जाने के लिए। ट्रेन का सिग्नल हो जाता है, गाड़ी सीटी देती है और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाती है। फिर वही सन्नाटा, मगर इस बार सन्नाटे को चीरती हुई हवा और एक हल्की सी डरावनी आवाज़, जैसे लगा उन दोनों के कान में कोई कुछ बोल रहा हो। दोनों पीछे पलटे। वो दोनों पिता पुत्र थे। बाबूजी, डर लग रहा है। पिताजी, अरे धत, मैं तो हूँ। फिर अब तो अपना घर आ गया है, बस थोड़ा ही दूर है। हाँ बाबूजी, जल्दी चलो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, घर जाकर क्या करोगे? मैं तो यहीं आ गई। बाबूजी, ये किसकी आवाज़ है? कुछ नहीं, तेज चलो और चुप रहो। वो जान चुके थे कुछ तो गलत है। अब यहाँ जल्द से जल्द हमें निकल जाना चाहिए। दोनों अपने पाँव तेजी से बढ़ाते हुए चलने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से ऐसा लगता है जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो। ये दोनों और तेज चलने लगते हैं। उधर दूर से एक मालगाड़ी की हल्की सी रोशनी इन्हें दिखाई देती है और इसी रोशनी में वो एक रूह को देखती हैं। अब तो दोनों का गला सूख जाता है। बेटा बाप से लिपट जाता है। वहीं ट्रेन की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इधर बच्चे को ये एहसास होता है कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो और उसे कुछ पहनाने की कोशिश कर रहा हो। बच्चा पसीने से तरबतर। उसके पिता उसको गोद में ले लेते हैं। बच्चा पिता की गोद में छुप जाता है और सिसकियां भरता रहता है। रात का घुप अंधेरा, उस पर ये आवाज़ें, दोनों की सांस थमती जाती है। वो आत्मा पीछे पीछे, दोनों बाप बेटे आगे आगे, लेकिन कब तक? अब वो आत्मा उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, ये मेरा आबिद है, इसे दे दो। मगर पिता तो पिता है, वो उसे लेकर भागते हैं। मगर इस बार उस बच्चे को जैसे किसी ने उनके हाथों से छीन लिया हो और मिसरौली की तरफ से आती हुई ट्रेन के सामने पिता को धक्का दे दिया। तेज रोशनी, ट्रेन की आवाज़ गड़गड़ाती हुई पिता के 2 टुकड़े करती हुई अंतों की तरफ बढ़ जाती है। ये सब कुछ होते हुए स्टेशन मास्टर देख रहे थे, मगर वो क्या करते, वो अपने घर चले गए। ये सब देख बच्चा बदहवास होकर भागने लगा और वो रूह उस बच्चे के पीछे लग गई। लेकिन एक बात तो तय थी, वो उसे मारना नहीं चाहती थी। बच्चा भागते भागते अपने गांव पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर वालों के बीच पहुंचता है, वो बेहोश हो जाता है। लोग उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं। वह होश में तो आ जाता है, मगर कुछ बोल नहीं पाता। उसकी माँ उसको गले से लगाकर रात भर जागती है। जब सुबह होती है तो उस डायन की बात बच्चा जैसे तैसे घर बताता है। सब सोचते हैं कि बच्चा रात में कहीं डर गया होगा, मगर जब बच्चा बाप के मरने की बात बताता है तो पूरा गांव ही स्टेशन की ओर चल पड़ता है। यहाँ आकर सबको उनकी लाश मिलती है और इन सब बातों की पुष्टि वहाँ पर उस समय रह रहा स्टेशन मास्टर करता है। स्टेशन से लाश उठाकर उसका दाह संस्कार किया जाता है।
मगर अभी संकट के बादल टले नहीं थे, बल्कि और गहरा गए थे। अब वो डायन उस बच्चे के आसपास रहने लगी। जैसे ही रात के 2 से 3 बजते वो उस बच्चे को जगा देती और फिर नाप लेना शुरू कर देती। धीरे धीरे ये बातें गांव में फैल गई। उस डायन का उस गांव में ही वास हो गया। फिर एक दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है कि इस बच्चे को यहाँ से निकालो, नहीं तो ये डायन सबको खा जाएगी। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने इसका हल निकालना ज़्यादा उचित समझा और एक बड़े तांत्रिक को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा किया कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। उस तांत्रिक ने बताया कि इस बच्चे के बराबर का पुतला बनाकर जहाँ से ये लेकर आया है इस डायन को, इस पुतले को वहीं छोड़ा। लोगों ने एक पुतले का निर्माण किया जो ठीक उसी बच्चे के बराबर था। तांत्रिक ने अपनी रिद्धि सिद्धि के बल पर उस पुतले को गांव से हटाकर उस बच्चे के साथ रात में उसी स्टेशन पर ले गए और उस पुतले को वहीं छोड़ बच्चे को वापस ले आए। गांव वाले समस्या का हल तो पा गए, लेकिन ये चर्चा धीरे धीरे हर जगह पर मशहूर हो गई। धीरे धीरे इस स्टेशन के आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनसे ये चर्चाएं सच में तब्दील हो गई। आए दिन किसी न किसी की लाश वहाँ पर मिलती रहती है। स्टेशन मास्टर ने भी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और इसी के बाद तो वो डायन उस स्टेशन को अपना घर समझने लगी। रात में जो लोग भी आते जाते वो सबसे पूछती, ये स्वेटर आबिद को पसंद आएगा या नहीं। इंसान की बात का तो जवाब दिया जा सकता है, किसी रूह का सामना कोई कैसे कर सकता है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता वो उस आदमी को मार देती थी। इस तरह धीरे धीरे शाहजीपुर हाल्ट स्टेशन एक भूतिया स्टेशन बन गया। किसी यात्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टेशन पर रात में उतर सके या चढ़ सके। सबको ये पता है कि आबिदा की रूह वहाँ पर है, जो हाथ में 2 सलाई और ऊन लिए मुसाफिरों से पूछती है कि स्वेटर कैसा है, और जवाब न देने पर या भागने पर सुबह पता चलता है कि इस आदमी ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। गांव वालों को हकीकत पता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि इस बारे में किसी से कुछ कह सके। आज भी स्टेशन के आसपास लगातार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन लोग सिर्फ इसे ट्रेन हादसा समझकर असलियत कहने से कतराते हैं। हालांकि विज्ञान आज भी ऐसी किसी घटना से इनकार करता है, मगर विज्ञान भगवान को भी नहीं मानता है।